माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज इनकम टैक्स में टैक्सेशन के अंदर एक टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रोफेसर वर्मा इज एन द ओनर ऑफ 3 हाउसेस। प्रोफेसर वर्मा जी 3 मकानों के स्वामी हैं, 3 मकानों के मालिक हैं। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच आर, यानी उनकी नगर पालिका मूल्यांकन इस प्रकार दे रखी है। फर्स्ट हाउस की ₹5 लाख, सेकेंड हाउस 7,50,000 और थर्ड हाउस की आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन 9,60,000। यानी पहले मकान की 5 लाख, दूसरे की 7.5 लाख और तीसरे की 9,60,000 रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार। यानी पहले मकान की पहले, दूसरे की बाद में, तीसरे की और बाद में। All the 3 houses are used by Professor Verma for his own residential purpose। ध्यान से सीखना बस बात को। बेटा उन्होंने कह दिया प्रोफेसर शर्मा तो तीनों मकानों में स्वयं रहते हैं। अब एक नियम समझिए, वो तो कह रहे हैं मैं तो तीनों में स्वयं रहता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तीनों मकानों में तो एक संग नहीं रह सकते। तो कहते एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरे बुजुर्ग, मेरे मम्मी पापा, एक में मेरे बेटे बहू, ऐसे करके बहाना बना देगा तीनों मकाने के। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, नियम क्या है इनकम टैक्स में, कि अगर मान लो किसी के पास एक मकान है और वो उसको स्वयं का रहने का बता रहा है, तो चलिए उसको सेल्फ ऑक्यूपेड मान के छोड़ दो, एक मकान रहेगा। उसके पास 2 मकान है और वो सिर्फ स्वयं का रहने के लिए बता रहा है, तो हो सकता है एक में वो खुद रहते हो, बड़े बूढ़े रहते हैं, एक में बच्चों का शादी हो गई हो, बेटे बहू रहते हो, तो 2 मकान मैक्सिमम स्वयं के रहने के माने जाते हैं। उससे ज़्यादा जितने भी मकान होंगे गवर्नमेंट उनको ज़बरदस्ती, बेटे चाहे अपने किराए पे उठाए हो नहीं उठाए हो, उनको किराए पे उठा हुआ मानती है। तो गवर्नमेंट कहती है या तो आप अपनी मर्जी से बता दो कि कौन कौन से 2 मकानों में आप रहना चाहते हो, तो उन 2 मकानों को हम टैक्स से माफ़ कर देंगे, एक को लेंगे। नहीं तो नियम ये मान के चलते हैं कि जिनकी GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिनका वैल्यूएशन बड़ा होगा, जो काफ़ी बड़े होंगे, जिस पे ज़्यादा टैक्स जाया जा सकता है, चुकाना जा सकता है, उन दोनों को गवर्नमेंट माफ़ कर देती है, और जिसकी इनकम कम होगी उसको टैक्स में शामिल कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, वही वो तो यूँ कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि मैं तो तीनों मकानों में स्वयं रहता हूँ। अब गवर्नमेंट 2 मकान मैक्सिमम इनके लिए छोड़ेगी, एक पर टैक्स जरूर लेगी। तो देखो कैसे छोड़ेगी भाई, पहला मकान 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, दूसरा 7.5 लाख और तीसरे पे 9,60,000। तो जब इनकी कीमत बढ़ी है तो इसका मतलब ये थोड़े बड़े मकान होंगे, तभी तो इन पे ज़्यादा किराया कमाया जा सकता किराया। तो 7.5 लाख रुपए और 9,60,000 वाले, ये दोनों मकानों को बेटे आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनको टैक्स से छोड़ देंगे। और तीसरा जो मकान है पहले नंबर वाला, सॉरी, उसको आप लोग फर्स्ट हाउस को और लेट आउट मान के, किराए पे उठा मान के इस पर टैक्स ले लेंगे। यानी हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3, इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड के नज़रिए से आप देखेंगे और इनको आप लोग छोड़ देंगे, इन पे इनकम कोई नहीं होगी। मज़े की बात, अगर इन दोनों मकानों के हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 के लिए कोई लोन लिया हो तो उसकी इंटरेस्ट लोन की कटौती और मिलेगी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हिस्से पर मैक्सिमम ऋण पर ब्याज की कटौती 30,000 रुपये तक मिल जाती है, और उसमें लॉस आ जाता है, और लॉस को आप दूसरे मकान से कवर कर सकते हैं या किसी दूसरे चैप्टर से सेटअप कर सकते हैं। तो हाउस 2 और 3 को यहाँ हम लोग मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। भाई वो तो यूँ करा, मेरे तो तीनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, पर गवर्नमेंट वैसे 2 मकान मैक्सिमम छोड़ सकती है नियम के अनुसार। तो इसलिए 2 वाला क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बड़ी है और 3 वाला उसकी वैल्यूएशन बड़ी है, दोनों तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए। फर्स्ट वाला आपका लेट आउट मान के इसको लेट आउट की तरह सॉल्व करेंगे, और इस पर जो भी टैक्सेबल इनकम आएगी वो टैक्स भरना पड़ेगा। फिर क्या रखा है आगे, ऑल द 3 हाउसेज यूज बाई प्रोफेसर वर्मा फॉर हिज ओन रेसिडेंस पर्पज, फेयर रेंट, अब ध्यान से सुनना, फेयर रेंट उचित किराया ऑफ द ऑल हाउसेस, इन तीनों मकानों का, ऑल हाउसेस इज जनरली 20% हायर टू म्युनिसिपल वैल्यूएशन। कितनी अच्छी बात कही है, कह रहा है कि इन सबका 20% निकाल के अगर इनमें जोड़ दिया जाए तो वो उनकी फेयर रेंट हो जाएगा। यानी इसका 20% निकालोगे वो 1 लाख आएगा, और इसी में जोड़ देंगे तो 6 लाख रुपए आपके हो जाएंगे फेयर रेंट। इसका 20% निकालोगे वो 1.5 लाख आएगा, इसी में जोड़ लोगे तो 9 लाख रुपए फेयर रेंट हो जाएगा, और इसका 20% निकालेंगे तो लगभग 1,92,000, 1,92,000 के करीब करीब ये और आएगा, तो इसमें जोड़ देंगे। या फिर आप एक काम ऐसे कर सकते हैं
कि ये वैल्यू जो दे रखी है अपने आप में कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू 100% है, कोई भी वैल्यू होती है 100%। अब 20% अधिक करना है तो इनका 120%, 120% निकाल लिया जाए इन तीनों का तो वो आपका फेयर रेंट होगा। पर एक बात जरूर तय हो गई, इसको पढ़ते ही हैं कि ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो दे रखी है इनका 20% और एक्स्ट्रा कर दें, यानी 120% कर दें तो वो आपका फेयर रेंट होगा। तो जब तीन किराए में आप तुलना करते हो बच्चों, एक्चुअल रेंट तो इसमें होगा ही नहीं, बिल्कुल नील, क्योंकि वो तो किराया मैं रहता हूँ तो मिलेगा कहाँ, तो एक्चुअल रेंट तो हुआ नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू आंखों के सामने दे रखा है और फेयर रेंट इनका 20% ज़्यादा यानी 120%, तो तीनों में तो फेयर रेंट ही बड़ा हुआ। तो आप लोग जब सॉल्व करोगे फर्स्ट हाउस को तो आप शुरुआत करोगे फेयर रेंट से और उसका 20% बढ़ा कर लेंगे, तो 20% बेटा आपका 1 लाख बढ़ाएंगे तो 6 लाख से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड को तो आपको वैसे भी सॉल्व नहीं करना है, सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिए ना। तो फर्स्ट हाउस की जो है जीएबी कितनी आएगी, इसका 20% एक्स्ट्रा कर देंगे तो 120% 6 लाख रुपये हो जाएगा, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन 5 लाख और ये हो गया, तो दोनों में बड़ा बड़ा 6 लाख का शुरू हुआ, 6 लाख से होगी। फिर कहा उन्होंने फेयर रेंट ऑल द मकान जनरली 20% हायर म्युनिसिपल ही हैज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या, म्युनिसिपल टैक्स आर लेविड, माने होता है टैक्स लगाना, लेवी करना, लेविड 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो ये मकान की म्युनिसिपल वैल्यू इनका 10% जाएगा, तो फर्स्ट हाउस का 10% इस पर निकालेंगे 5 लाख पर, 6 लाख पर नहीं, 6 लाख तो फेयर रेंट है, फेयर रेंट पर नहीं निकलवा रहा, वो कह रहा म्युनिसिपल वैल्यूएशन। वैसे भी अगर वर्ड म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं होता तब भी ये म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर निकलता है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन इनका बाप है, म्युनिसिपल टैक्स से छोटा सा नन्ना मुन्ना उसका बेटा है, बच्चा है, तो बच्चा अपने पापा से ही मांगेगा किसी काम के लिए पैसा, तो बेटे की कैलकुलेशन पापा पे ही होती है, तो पापा म्युनिसिपल वैल्यूएशन है और बेटा म्युनिसिपल टैक्स है, तो 5 लाख रुपए का 10% 50,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। लेकिन ये खर्चे देखो आगे जो सब बेकार है, इनका कुछ नहीं होगा। क्या रखा है, ही स्पेंड 40,000 फॉर रिपेयर ऑफ फर्स्ट हाउस एंड द सेकेंड के लिए 25,000 ऑन डेकोरेशन। तो इसका मतलब ये जो मकानों पे जो खर्चे हैं इनकी डिडक्शन नहीं मिलती, इनके लिए तो लमसम जो 30% डिडक्शन है स्टैंड डिडक्शन की, उन्हीं खर्चों में शामिल करते हैं, ये खर्चे अलग से नहीं घटेंगे। क्या रखा है सी पॉइंट पे, अ वर्डन ऑफ गार्डनर, स्वीपर और इलेक्ट्रीशियन आर एम्प्लॉयड फॉर द ईच हाउसेस, 25,000 रुपये पर एनम इनके लिए देना पड़ता है, ये भी नहीं घटेगा। आर स्पेंड टू देयर सैलरी विद रिगार्ड टू ईच हाउस, हर मकान को संबंध में बड़े खर्चे होते हैं। तो क्या रखा है डी पॉइंट, द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 15%, द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 15% म्युनिसिपल वैल्यू, ये भी नहीं घटता बच्चों, क्योंकि सभी खर्चों के लिए 30% डिडक्शन मिलती है। फिर क्या रखा था, फर्स्ट हाउस वॉज इनहेरिटेड, मतलब वसीयत में मिला है, द फर्स्ट हाउस वॉज इनहेरिटेड बाई हिज फ्रॉम ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी बाबा के भी पिताजी, यानी हमारे पिताजी के बाबा, हमारे बाबा तो ग्रैंडफादर होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब उनके भी पिताजी, उनसे वसीयत में मिलाए जाए, तो ग्रेट ग्रैंडफादर एज पर द बिल, वसीयत के अनुसार, ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या कह गए, मरते मरते एक बात लग गए वसीयत में वो, द बिल ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंडफादर इंटाइटल्ड टू रेमिटेड 51,000, 51,000 रुपये पर एनम एंड ही हैज़ बीन रेमिटेड, अच्छा ये लाइन रह गई पीछे, द 51,000 रुपये पर एनम टू द आश्रम ऑफ हिज गुरुदेव, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर के गुरुदेव हैं, उनके आश्रम को हिज गुरुदेव आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फर्स्ट हाउस। वो कह रहे हैं कि जो मकान दे के गए हैं वो अपने किसी रिश्तेदार को दे के गए वसीयत में, और वसीयत में एक बात लग गई कि इस मकान से जो भी कमाई होगी आपको कम से कम 51,000 रुपये मेरे गुरुदेव को हर साल भेजना पड़ेगा, तो वसीयत में लग गए हैं। हालांकि इस खर्चे का कौन, वो जो अपना रूल्स रेगुलेशन उसमें कहीं नहीं आता, ये उसकी आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है कि वो अलग से दें, इसको अलग से 51,000 रुपये को आपको ध्यान रखने की या घटाने की जरूरत नहीं। जो 30% गवर्नमेंट डिडक्शन देती है लमसम स्टैंड डिडक्शन की, उसी में सब कुछ आते हैं, जो भी खर्चे मकान के सब उसी में आएंगे। अब वो बात दूसरी कि गुरुदेव को 51,000 रुपये कभी नहीं दें, बेईमानी करने लग जाएं तो गुरुदेव इनके केस कर दें, इनके खिलाफ मुकदमा चला दें कोर्ट में और कोर्ट के थ्रू वसूल करना, तो वो गुरुदेव जाने और ये जाने। फिलहाल हाउस प्रॉपर्टी के लिए इसको सवाल में कहीं भी स्थान 51,000 को नहीं दिया जाएगा।
फिर कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड हाउस। देखिए ध्यान से सुनना, सेकेंड हाउस पर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड हाउस एंड द थर्ड हाउस वॉज कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2018। यानी सेकेंड हाउस तो बेटा आपका कंप्लीट हुआ अक्टूबर 2018 एंड थर्ड हाउस हुआ दिसंबर 2019। ये सब कंप्लीट डेट का क्या मतलब है? ऐसा है, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन होती है ना बच्चों, तो जब कंस्ट्रक्शन पीरियड वगैरह निकालना पड़ता है और प्रीवियस ईयर की ब्याज वगैरह, तो उस टाइम देखना पड़ता है इन डेटों का यूज होगा। आज होगा, हालांकि सेकंड और थर्ड हाउस दोनों आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिए हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन तो होती है, तो उस वक्त इन डेटों की जरूरत पड़ेगी। जैसे थर्ड हाउस और सेकेंड, देखो सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस के लिए बोला है, तो सेकेंड हाउस का नाम पहले तो सेकेंड हाउस कंप्लीट हुआ था अक्टूबर 2018 में, तो इस डेट की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड हाउस हुआ बेटा दिसंबर 2019 में, तो खास करके सेकेंड हाउस पर लोन की चर्चा होगी आगे। तो ये डेट काम की है, बताऊंगा समय आएगा तब कि मकान बनकर इस डेट को कंप्लीट हुआ तो इसका क्या यूज होगा। जब इंटरेस्ट लोन की कैलकुलेशन करूंगा उस वक्त जरूर बताऊंगा, आप सुनते रहिए मुझे। जी पॉइंट, प्रोफेसर वर्मा लोन टेकन, उन्होंने ऋण लिया है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एट द रेट 12% पर एनम, 15 लाख रुपए 12% ब्याज पर वार्षिक ब्याज पर उन्होंने फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस सेकेंड। देखो यहाँ पर बात आ गई, मकान दूसरे वाले को बनवाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, तो सेकंड हाउस पर आपको इंटरेस्ट लोन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और डिडक्शंस उसकी सेकंड हाउस में मिलेगी, थर्ड में नहीं। द डेट ऑफ लोन टेकन, ऋण लेने की डेट क्या थी? 1/8/2017, यानी 1 अगस्त 2017 को तो कर्ज लिया है। एंड द डेट ऑफ रेंट रीपेमेंट डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, रेंट नहीं होगा बेटा, रीपेमेंट होगा केवल यहाँ। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी लोन को पूरा चुकता कर दिया गया, कब, किस डेट को? 31 जुलाई 2011 को। तो आपने 31 जुलाई 2011 को कर दिया, तो इस डेटों का समय पे बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है। कैलकुलेशन करूंगा ना बेटे इंटरेस्ट लोन की, तो इन डेटों को आप दोनों को ध्यान रखना। अभी शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट पे। फिर क्या रखा है? कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान की गणना करिए। तो देखिए इन डेटों को ध्यान में रखते हैं, पहले मैं हाउस सेकंड पे इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो इस नीचे वाले पोर्शन पर विशेष ध्यान रखना, क्या कि 15 लाख रुपए कर्ज लिया है, 12% की रेट से लिया है आपने, ऋण लेने की डेट ये, ऋण का रीपेमेंट करने की डेट ये, और प्रीवियस ईयर क्या है, कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, वो सब बताने वाला हूँ। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पहले सवाल सॉल्व करने से पहले वर्किंग नोट ही बना देता हूँ जिससे हमें दिक्कत नहीं आए। तो लीजिए क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लें, फिर इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बच्चों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसका वर्किंग नोट आपको बना के दिखाता हूं। चलिए प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउस सेकेंड, स्पेशली सेकेंड हाउस पर बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक जगह डेट दे रखी है, लोन टेकन डेट 1 अगस्त 2017, बट लोन रीपेमेंट डेट 31 जुलाई 2021, सबसे लास्ट में दे रखी है डेट, यानी इस डेट तक तो लोन का रीपेमेंट कर दिया। तो प्रीवियस ईयर के दौरान आपने कितने महीने यूज कर लिया कर्ज का? प्रीवियस ईयर लोन यूज, तो 1 अप्रैल से प्रीवियस ईयर शुरू होती है, तो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च 2022 को ख़त्म होती है, पर 31 मार्च 2022 तक तो हमने लोन को रहने नहीं दिया, हमने पहले ही पेमेंट कर दिया, तो इसी डेट को लोन पेमेंट कर दिया, तो इस डेट तक तो रहा होगा ना। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर शुरू हुई है, और 31 जुलाई 2021 को पेमेंट कर दिया, तो 31 जुलाई 2021 तक क्या महीने यूज कर लिया? तो उंगली पे आप गिनें तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपने प्रीवियस ईयर में 4 महीने यूज किया। तो ठीक है, 4 महीने की ब्याज दीजिए, साल भर यूज करते तो साल भर की ब्याज देते। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर, 15 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 12% ब्याज है, 12 लिखते तो 100 नीचे आ जाता है, मैंने सीधा परसेंट लिख दिया नहीं। तो कैलकुलेटर पे आप लोग 15 लाख का 12% निकालेंगे और उसको 4 महीने को और बनाएंगे तो 60,000 रुपये आता है। कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना है, प्रीवियस ईयर की ब्याज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी की पूरी कटौती दी जाती है। तो 60,000 की कटौती मिलेगी। लेकिन एक होता है कंस्ट्रक्शन पीरियड, जब मकान बनता रहा होगा, तो मकान बनने की डेट कैसे निकालते हैं कि जिस दिन से मकान बनना शुरू हुआ उस दिन से लेकर
और जिस दिन मकान बनकर कंप्लीट हुआ उससे पहले वाली 31 मार्च। आपको पहले वर्ड याद रखना है कि जिस दिन मकान कंप्लीट हुआ उससे पहले वाली जब 31 मार्च लोगे तो बच्चों देखिए मकान बनकर कंप्लीट हुआ था, एक जगह दे रखा था सेकंड हाउस इन अक्टूबर 2018 में। तो खुद सोच कर बताओ कि आज अगर मान लो अक्टूबर 2018 चल रही है और कोई आपसे कि इससे पहले कौन सी सन की 31 मार्च निकल के गई है, तो आप कह दोगे अक्टूबर 2018 चल रही है तो 31 मार्च 2018 की गई होगी। तो अक्टूबर के पहले महीने, अक्टूबर से कुछ पहले ही आती है ना बेटे 31 मार्च, तो इसी साल की गई होगी। तो हम इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड। लोन लेने की डेट से शुरू होता है। कर्ज कब लिया था? 1 अप्रैल 2018। रूल्स लिखा रखे हैं, पहली वीडियो में जाकर देखो 1 2 3 वहाँ लिख रहा होगा सबसे पहले, कहीं ना कहीं लोन की चर्चा होगी, आप ढूंढ लीजिए। तो 1 अगस्त 2018 को हमने लोन लिया था और मकान बन के जो कंप्लीट हुआ है वो हालांकि अक्टूबर में हुआ है, लेकिन आप कहाँ तक लेंगे? 31 मार्च 2018। अब यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम देखा जाए तो मकान बनने का टाइम कंस्ट्रक्शन पीरियड मात्र 8 महीने रहा। आप निकाल के देख लो, देखिए आप अप्रैल अगस्त से शुरू होकर, और अगस्त नहीं है, अगस्त है, अप्रैल नहीं है बच्चों। कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? 1 अगस्त 2017 से आपने लोन लिया था इस डेट को। जिस दिन से लोन लेते हैं वहाँ से कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो जाता है। तो 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, इसलिए कि जिस दिन मकान बनकर कंप्लीट होता है उससे पहली वाली 31 मार्च लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उंगलियों पर गिनेंगे तो 8 महीने आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड 8 महीने आ गया, तो आपको कंस्ट्रक्शन पीरियड की ब्याज 8 महीने की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लीजिए देखो कैसे हो गया 8 महीने की कैलकुलेट। तो क्या रखा बच्चों आपसे? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो 8 महीने की जब आप निकालोगे तो उस टाइम क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो 15 लाख रुपए का पहले तो 12% और फिर 8 महीने का, तो बेटा वो 1,20,000। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन पीरियड के संग एक दिक्कत है, गवर्नमेंट कहती है जितनी भी आप डिडक्शंस लेना चाहते हो मिल तो पूरी जाएगी, पर कंस्ट्रक्शन पीरियड वाली ब्याज को पूरा मत लीजिए। इसकी 5 किस्तें बना लो, 1/5 1/5 1/5, 5 टुकड़े कर लो, एक इस साल, एक अगली साल, एक अगली साल, ऐसे तो धीरे धीरे किस्तों में लीजिए। जबकि प्रीवियस ईयर वाली ब्याज जो थी बेटे 60,000, वो तो चाहे कितनी भी बड़ी हो उसकी तो पूरी डिडक्शन मिलती है। कंस्ट्रक्शन पीरियड के नियम के अनुसार केवल 1/5 मिलती है। तो जरा कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो ब्याज आई 1,20,000, अब इसका 1/5 किया जाए तो डिडक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो बेटा 1,20,000 की जो ब्याज है उसका 1/5 करें तो वो आता है 24,000। तो अभी देखिए आपके पास 2 डिडक्शंस हो गई, एक ये और एक ये। लेकिन इस 24,000 के संग एक फंडा जरा चेक करके देखें कि आपकी प्रीवियस ईयर के दौरान कटौती मिली है कि नहीं मिली, क्योंकि ये कब मिलती हैं 5 कटौती? 5 साल में तो मिलती हैं। जिस दिन कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होता है उसके एक दिन बाद से शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब हुआ है? 31 मार्च 2018, तो इसके बाद में देखो पहली किस्त कब मिलेगी? 1 अप्रैल 2018 से एक दिन बाद की डेट आ गई तुरंत। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में इस पूरी एक साल में 24,000 की एक डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। इसके एक साल बाद बेटा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक एक डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। एक इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में मिल जाएगी, और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2018 के बीच मिल जाएगी, और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में। तो आपको ये देखना है कि आपकी वाली प्रीवियस ईयर इसमें आ रही है कि नहीं। यस आ रही है। हमारी प्रीवियस ईयर क्या होती है बेटे? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में। भाई प्रीवियस ईयर आपकी होगी 21-22, तभी तो 22-23 में टैक्स लगा रहे हो। असेसमेंट यू पर जो सवाल की चांद पे 22-23 लिख रहे हो आप, तो आपकी प्रीवियस ईयर क्या हो गई? 21 और 22। तो इसके बाद में 22-23 पे आप टैक्स लगाते हैं। अगर ये ईयर आ रही है इसलिए इसकी डिडक्शन मिलेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1/5 24,000 कटौती तो मिलेगी, लेकिन ये कटौती पहले ही मिल चुकी होती है, पहले ही वो 5 साल निकल चुकी होती है, इसमें डिडक्शन मिल गई होगी, तो फिर इसकी डिडक्शन नहीं मिल पाती। पर अभी आपकी एक प्रीवियस ईयर में देखो चौथे नंबर पे यहाँ डिडक्शन ये मिल गई है, इसलिए डिडक्शन मिल जाएगी। तो 24,000 की तो ये डिडक्शन मिल जाएगी बच्चों, और 60,000 की तो चालू साल की। तो दोनों इंटरेस्ट को एक साथ जोड़ोगे तो कितनी डिडक्शन हो जाएगी टोटल ओवरऑल? तो आप कह देंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन डिडक्शन, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन बराबर 60,000 की तो प्रीवियस ईयर वाली और 24,000 की बेटे कंस्ट्रक्शन पीरियड के, दोनों को जोड़ लें तो 84,000 की आपको टोटल डिडक्शन मिलेगी। वर्किंग नोट समझाया बच्चों, हर क्वेश्चन में ऐसे ब्याज की कैलकुलेशन करनी होती है तो ऐसे करते हैं। तो चलिए सेकंड हाउस पर है, लेकिन अब एक दिक्कत है कि अगर बेटे सेल्फ ऑक्यूपाइड पर कटौती मिलती है तो कटौती केवल मिलती है 30,000, इससे ज़्यादा नहीं।
हाँ, अगर ये प्रूफ हो जाए कहीं कि कर्ज 31 मार्च 1999 के बाद में लिया है तो ये कटौती 84 की जगह 30,000 की जगह फिर 2 लाख तक हो जाती है। हाँ, यहाँ पर कर्ज बेटा 1 अगस्त 2017 को लिया था, पहली डेट में हमने पढ़ी थी, तो ये प्रूफ हो गया कि 31 मार्च 99 के बाद में मिला है। तो मैक्सिमम ये सेकेंड हाउस पर डिडक्शन बेटा 2 लाख रुपये तक भी होती ना, तो पूरी कटौती मिल जाती सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड का ओरिजिनल नियम क्या है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले मकान पर मैक्सिमम 30,000 की कटौती मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन साथ ही साथ एक नियम है, यदि कर्जा 31 मार्च 1999 के बाद लिया है तो 30,000 की लिमिट को बढ़ाकर भारत सरकार ने 2 लाख रुपये तक कर दिया है। मैक्सिमम 2 लाख भी होते तो मिल जाती, 2 से कम मांगो तो पूरे। फिलहाल ये तो 84 मांग रहा है, तो इसको 84,000 की डिडक्शन मिल जाएगी और इस हाउस पर 84,000 84,000 का लॉस आ जाएगा। चलिए 84,000 का लॉस जब आप लिख देंगे तो इसके बाद आप क्वेश्चन को, वर्किंग नोट तो बन गए बेटे, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तब तक आप एक काम करें, मेरे चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बताइए कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। चलिए मैं सॉल्व करना इसको शुरू कर रहा हूँ। बच्चों, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के लिए हेडिंग डालेंगे। बच्चों, हेडिंग आप देख पा रहे हैं इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर प्रोफेसर वर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब देखिए, प्रोफेसर साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं तो तीनों मकानों में रहता हूं, पर हमने नियम बताया कि ज़्यादा से मैक्सिमम 2 मकान रहने के लिए मान सकते हैं, या तो वो बताते हैं कोई 2, नहीं तो जिनकी वैल्यूएशन ज़्यादा बड़ी बैठती है। तो हमने चेक किया था कि पहले मकान की म्युनिसिपल वैल्यूएशन 5 लाख थी और दूसरे की 7.5 और तीसरे की 9,60,000। तो मकान सेकंड और थर्ड की वैल्यूएशन ज़्यादा है तो बड़े बड़े मकान रहे होंगे, तो उन सेकंड और थर्ड को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन फर्स्ट हाउस को आप लोग लेट आउट मानेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बच्चों एक्चुअल रेंट तो सवाल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आपने किराए पे ही नहीं उठाए। तो पहले मकान की 5 लाख है और कह रहा है 20% उससे ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो वो फेयर रेंट बन जाता है। तो आप कह सकते हैं उसका 120% निकालें। तो 5 लाख का 120% करेंगे तो वो आ जाएगा 6 लाख। जबकि हाउस सेकंड और थर्ड को आप जब सेल्फ ऑक्यूपाइड मान चुके हैं तो उन पे तो फिर आप नील लिखेंगे। लेस मुन्नी सिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, पेड बाई ओनर। जितना भी मकान का मालिक म्युनिसिपल टैक्स भरता है वही घटेगा। तो बेटे एक जगह बोला तो था 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन तो पहले मकान की तो 5 लाख रुपए बेटे, तो उसका 10% जब आप निकालेंगे तो 5 लाख का 10% 50,000 आएगा। और सेकंड थर्ड में इसलिए नहीं घटाएंगे कि जब इन पर कोई इनकम नहीं तो फिर किस में से घटाएं, भाई खर्चे तो वहीं से कवर कर सकते हो ना आप लोग। तो एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों, सालाना कमाई वार्षिक इनकम पहले मकान की आ गई 5,50,000 और सेकंड थर्ड की कोई भी इनकम नहीं, इसलिए लिख देंगे नील। अब लिखेंगे लेस डिडक्शन, कटौतियाँ अंडर सेक्शन 24A और B। धारा 24A और B में 2 कटौतियाँ मिलती हैं बेटे। पहली कटौती मिलती है ए में, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। तो आप जरा देखकर बताइए मुझे कि पहले 30% जब निकालोगे तो पहले मकान पे 55,000 की कमाई है एनुअल वैल्यू, तो 55,000 का 30%, बेटा 10% तो 5500, 5 या 15, 16,500, तो 16,000 नहीं, कुछ गड़बड़ है, 1,65,000, क्योंकि आप लोग 5,50,000 पर निकालेंगे ना, एक जीरो और है, तो आप निकाल कर देख सकते हैं। तो 5,50,000 ये कमाई जो 5,50,000 का 30% निकालेंगे तो 1,65,000 रुपये आ गया, 1,65,000 आ गया, 1,65,000 रुपये आ गए, 1,65,000। और दूसरे और तीसरे पे तो बेटा डिडक्शंस होगी नहीं, इसलिए अच्छा लाइन गलत खिंच गई है बच्चों, इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। तो एक डिडक्शंस तो ये आ गई बच्चों 1,65,000 की। अब बी पॉइंट पे आप जब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन तो वहाँ देखिए क्या दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन
ना तो बच्चों फर्स्ट हाउस पे इंटरेस्ट लोन है, ना सेकंड और थर्ड। या सेकंड पे तो है, सेकंड पे आपने कैलकुलेशन करी थी, आई थी 84,000, तो इसको लेस करेंगे तो डैश कर देंगे, माइनस का कर देंगे, और तीसरे पे निल। अब देखिए होगा क्या, जब आप फाइनली इसको घटाएंगे तो आंसर पहले वाले का तो कुछ यहाँ लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, 5,50,000 रुपये में से आप 1% घटा देंगे, 1,65,000, तो इसकी तो इनकम आ गई 3,85,000, ये तो इनकम हो गई। दूसरे मकान पर कोई इनकम नहीं है तो ये बेटा लॉस माना जाएगा, इसलिए इसको आप लोग कोष्टक में काटेंगे। और थर्ड हाउस पे बेटे निल, तो एक पे तो प्रॉफिट आया है, दूसरे पे लॉस आया है, और तीसरे पे कुछ नहीं। फाइनली इन तीनों आंसर को एक साथ जोड़ें तो आप बोल देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। तो आप प्रॉफिट जोड़ेंगे, 385 माइनस 84,000 इसमें से घटा देंगे, तो आप 385 में से 84 घटाओ, 3,85,000 माइनस 84, तो ये घट के आ गया आपका 3,01,000 रुपये। ये फाइनली आंसर आ गया, तो इस पर इसको टैक्स भरना पड़ेगा। लीजिए बच्चों, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको आप नोट करिए।